सोचिए, 4 आम से नौजवान जिनके पास ना कोई नौसेना की ट्रेनिंग है, ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस, ना ही कोई सरकारी सहारा, फिर भी वो अकेले अपने दम पर समंदर में उतरकर 23,000 से ज्यादा इंसानों की जान बचा लेते हैं और बदले में उन्हें मिलती है जेल जाने की धमकी। यकीन नहीं होता ना? लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है और आज हम आपको वही रूह कंपा देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। साल 2015 का वो गर्मियों का मौसम जिसे दुनिया आज भी समर ऑफ माइग्रेशन के नाम से याद करती है, बर्लिन के कुछ नौजवानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। टीवी स्क्रीन पर हर रोज एक ही खबर आती, भूमध्य सागर में एक और रबर की नाव पलट गई, सैकड़ों लोग डूब गए और दुनिया बस खबर देखकर आगे बढ़ जाती। लीबिया से यूरोप के लिए निकलने वाले हजारों शरणार्थी जिनके पास न ठीक नाव थी, न लाइफ जैकेट, न कोई उम्मीद, बस एक सपना था कि किसी तरह जिंदा यूरोप पहुंच जाएं। लेकिन सरकारी रेस्क्यू मिशन बंद हो चुके थे और समंदर में मदद के नाम पर सिर्फ खामोशी बची थी। बर्लिन में बैठा एक लड़का लूकास हर रात यही खबरें देखकर बेचैन हो जाता। वो कोई हीरो नहीं था, न उसके पास पैसा था, न कोई अनुभव, बस दिल में एक आग थी कि कुछ करना है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड किटी से बात की, अपने प्रैक्टिकल सोच वाले रूममेट नीना से बात की और अपने फोटोग्राफर दोस्त माउरो से बात की। चारों ने मिलकर एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो खुद एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदेंगे, उसे रेस्क्यू शिप में बदलेंगे और खुद समंदर में जाकर डूबते हुए लोगों की जान बचाएंगे। सुनने में यह प्लान इतना बचकाना लगता था कि किसी को यकीन नहीं होता कि ये 4 अनुभवहीन नौजवान इसे सच में कर पाएंगे। पैसे कहां से आएंगे, नाव कैसे खरीदेंगे, समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का कानूनी अधिकार कैसे मिलेगा, ये सारे सवाल उनके सामने पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन लूकास और उसके दोस्तों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नाम रखा युगेंड रेटेड यानी यूथ रेस्क्यू, और इंटरनेट पर क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि ये बच्चों का खेल है, समंदर में जान गंवाने का शौक है। लेकिन धीरे धीरे कहानी फैलने लगी और अनजान लोग, आम जर्मन नागरिक छोटी छोटी रकम डोनेट करने लगे। कुछ ही महीनों में इतना पैसा जमा हो गया कि टीम एक पुरानी जर्जर मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर नाव खरीद सकी। नाव का नाम रखा गया युवेंता। लेकिन नाव खरीदना तो सिर्फ पहला कदम था। उस नाव को समंदर में उतारने लायक बनाना, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट लगाना, कम्युनिकेशन सिस्टम फिट करना, लाइफ जैकेट्स इकट्ठा करना और सबसे बड़ी बात, ऐसे वॉलंटियर्स ढूंढना जो जान जोखिम में डालने को तैयार हों। यह सब किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। लूकास, किटी, नीना और माउरो रात दिन एक करके नाव को तैयार करने में जुट गए। कई बार पैसे खत्म हो जाते, कई बार तकनीकी दिक्कतें आती, कई बार लगता कि सपना यहीं दम तोड़ देगा। लेकिन हर बार कोई न कोई रास्ता निकल आता। कभी कोई नया डोनर मिल जाता, कभी कोई अनुभवी नाविक मदद के लिए आगे आ जाता। आखिरकार वो दिन आ गया जब युवेंता ने पहली बार भूमध्य सागर के गहरे पानी में अपना सफर शुरू किया। ये पल जितना रोमांचक था उतना ही डरावना भी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जैसे ही नाव खुले समंदर में पहुंची, टीम को पहली बार एहसास हुआ कि टीवी पर देखी गई खबरें असल जिंदगी में कितनी भयानक होती हैं। दूर क्षितिज पर एक छोटी सी काली बिंदी नजर आई जो धीरे धीरे पास आती गई। ये एक रबर की डोंगी थी जिसमें क्षमता से 3 गुना ज्यादा लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब डर से कांप रहे थे। कुछ का इंजन खराब हो चुका था, कुछ नावों में पानी भरने लगा था। टीम ने पहली बार असली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सियां फेंकी गईं, लाइफ जैकेट्स बांटे गए, एक एक करके लोगों को खींचकर सुरक्षित नाव पर चढ़ाया गया। हर चेहरे पर मौत का खौफ था और जब वो लोग सुरक्षित युवेंता के डेक पर पहुंचते तो उनकी आंखों में जो राहत और आंसू होते, वो लूकास और उसकी टीम के लिए किसी भी थकान से बड़ा इनाम था। जब वो लोग युवेंता के डेक पर सुरक्षित बैठे, कुछ ने रोते हुए टीम का हाथ चूम लिया। कुछ बच्चे इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें उठाकर कंबल में लपेटना पड़ा और माउरो अपने कैमरे में हर एक पल को कैद करता रहा ताकि दुनिया देख सके कि समंदर में असल में क्या हो रहा है। यह सिर्फ पहला मिशन था। इसके बाद आने वाले महीनों में युवेंता ने भूमध्य सागर में 16 अलग अलग मिशन पूरे किए। हर मिशन में नई चुनौतियां थीं।
कभी खराब मौसम, कभी तेज तूफान, कभी नावें इतनी बुरी हालत में मिलती कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही डूब जाती। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए कि समंदर में लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि खुद युवेंता का डूबने का खतरा बन गया। टीम के हर सदस्य ने रस्सियों से खुद को बांध लिया ताकि पानी में गिर ना जाएं। फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में नहीं रोका। एक और मिशन में उन्हें रात के अंधेरे में एक ऐसी नाव मिली जिसमें 100 से ज्यादा लोग भरे हुए थे और नाव का इंजन जल चुका था। धुआं इतना ज्यादा था कि लोग बेहोश हो रहे थे। टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक करके सबको बाहर निकाला। टीम ने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, कई बार खुद भी मौत के मुंह से बाल बाल बचे, लेकिन हर मुश्किल के बावजूद वो रुके नहीं। धीरे धीरे युवेंता एक उम्मीद की किरण बन गई, समंदर में फंसे शरणार्थियों के लिए और यूरोप में बैठे उन लाखों लोगों के लिए भी जो इस संकट को देखकर बेबस महसूस करते थे। मीडिया ने इस कहानी को उठाया। दुनिया भर में युगेंड रिटेट की चर्चा होने लगी। 4 आम नौजवान अचानक हीरो बन गए। डोनेशन और बढ़ने लगे, नए वॉलंटियर्स जुड़ने लगे और टीम का हौसला आसमान छूने लगा। लेकिन जितनी तेजी से उनकी शोहरत बढ़ी, उतनी ही तेजी से कुछ लोगों की नजरें भी उन पर टेढ़ी होने लगी। यूरोप की कुछ सरकारें और अधिकारी इस बात से नाराज थे कि प्राइवेट रेस्क्यू शिप्स इतने बड़े स्तर पर शरणार्थियों को बचा रही हैं। उनका तर्क था कि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन तस्करों को और बढ़ावा देते हैं कि समंदर में नावें भेजने वाले तस्कर यह जानकर और ज्यादा लोगों को खतरनाक सफर पर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रास्ते में कोई एनजीओ शिप बचा लेगी। धीरे धीरे युगेंड रेटेट और युवेंता के खिलाफ माहौल बनने लगा। इटली में कुछ अधिकारियों ने आरोप लगाना शुरू किया कि यह टीम सिर्फ रेस्क्यू नहीं कर रही, बल्कि तस्करों के साथ मिलकर अवैध रूप से लोगों को यूरोप में घुसाने में मदद कर रही है। लूकास और उसकी टीम के लिए यह आरोप किसी सदमे से कम नहीं था। जो काम वो इंसानियत के नाम पर कर रहे थे, उसे अचानक अपराध की तरह पेश किया जाने लगा। एक दिन जब युवेंता एक और मिशन के बाद सिसिली के बंदरगाह पर लौटी, थकी हुई लेकिन खुश टीम यह सोचकर उतरी कि आज फिर उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, तभी अचानक बंदरगाह पर पुलिस की गाड़ियां आ खड़ी हुईं। अफसरों ने नाव को घेर लिया और इतालवी अधिकारियों ने नाव को जब्त कर लिया। पूरी टीम हैरान रह गई। जिस नाव को उन्होंने महीनों की मेहनत और आम लोगों की छोटी छोटी डोनेशन से खड़ा किया था, जिस नाव ने 23,000 से ज्यादा जानें बचाई थीं, उसे अब सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया। लूकास, किटी, नीना, माउरो और उनके साथियों पर मानव तस्करी में मदद करने का आरोप लगाया गया, ऐसा अपराध जिसमें उन्हें बरसों की जेल हो सकती थी। ये वो मोड़ था जहां कहानी सिर्फ समंदर के रेस्क्यू मिशन की नहीं रही, बल्कि इंसाफ की एक लंबी और थकाने वाली लड़ाई बन गई। सालों तक यह केस अदालत में लटका रहा। टीम के हर सदस्य की जिंदगी इस आरोप के साये में गुजरने लगी। जो लोग कभी हीरो कहलाते थे, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आए। लूकास की किटी के साथ रिश्ते में भी दरार आने लगी। नीना अपने करियर और इस लड़ाई के बीच उलझने लगी। माउरो अपने कैमरे में कैद किए गए उन पलों को याद करके टूटने लगा जब उन्होंने असल में लोगों की जान बचाई थी। हर कोई खुद से यही सवाल पूछता, क्या इंसानियत दिखाना अपराध है? क्या डूबते हुए लोगों को बचाना गुनाह है? रात को नींद नहीं आती, दिन में वकीलों के फोन आते रहते, कभी अखबार वाले घर के बाहर खड़े मिलते, कभी अनजान लोग सोशल मीडिया पर गालियां देते, तो कभी कोई अजनबी सड़क पर रोककर शुक्रिया कहता। ये दोहरी जिंदगी किसी के लिए भी झेलना आसान नहीं था। किटी को कई रातों तक यह डर सताता कि कहीं लूकास को सच में सालों की सजा ना हो जाए। नीना अपने माता पिता को यह समझाने की कोशिश करती रहती कि उसने कोई अपराध नहीं किया, जबकि उसके माता पिता हर दिन अखबार में उसकी तस्वीर अपराधी की तरह छपी देखकर टूटते जा रहे थे। माउरो, जो कभी अपने कैमरे से इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीरें खींचता था, अब उन्हीं तस्वीरों को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश होते देख अंदर से बिखर जाता। कोर्ट रूम में सरकारी वकील एक के बाद एक सबूत पेश करते, यह साबित करने की कोशिश करते कि युगेंड रेटेट की टीम तस्करों के सीधे संपर्क में थी, कि उन्होंने जानबूझकर कानून तोड़ा। दूसरी तरफ लूकास और उसकी टीम के वकील अदालत में यह साबित करने में जुटे रहे कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जान बचाना था, कि समंदर में डूबते इंसान को बचाना किसी भी कानून से ऊपर एक इंसानी फर्ज है।
महीनों की सुनवाई, गवाहों के बयान, दस्तावेजों की जांच हर दिन टीम के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। एक तरफ मीडिया में यह केस पूरी दुनिया की नजरों में था। यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञ भी इस मामले में आवाज उठाने लगे। उन्होंने खुलकर कहा कि रेस्क्यू करने वालों पर मुकदमा चलाना गलत है और उनके मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। दुनिया भर के अखबारों में यह बहस छिड़ गई कि क्या समंदर में इंसानी जान बचाना कभी अपराध हो सकता है। बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों ने टीम के समर्थन में बयान जारी किए। कई देशों के आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर इस टीम के समर्थन में प्रदर्शन किए, हाथों में तख्तियां लिए जिन पर लिखा होता रेस्क्यू करना अपराध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनेता इस मुद्दे को अपने चुनावी फायदे के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने टीम को बदनाम करने के लिए बयान देने शुरू कर दिए, यह कहकर कि यह लोग सिर्फ शोहरत के भूखे हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश की सीमाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीम के अंदर डर और थकान बढ़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं हर कोई सोचता कि अगर वो हार गए तो सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि आने वाले सालों में कोई और नौजवान समंदर में जान बचाने के लिए आगे आने से पहले 100 बार सोचेगा। सालों की इस जंग के बाद आखिरकार वो दिन आया जब कोर्ट रूम में फैसला सुनाया जाना था। लुकास, किटी, नीना और माउरो एक साथ अदालत में बैठे। उनकी सांसें थमी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। जज ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि पेश किए गए सबूत यह साबित नहीं करते कि टीम ने कोई अपराध किया। जो कुछ भी उन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी जान बचाने के लिए किया गया था, न कि किसी अवैध तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बनकर। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जो शब्द अभी जज के मुंह से निकले हैं वो सच में उनकी बरसों की तपस्या का नतीजा है। फिर अचानक पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। आंसुओं और गले लगने का सिलसिला शुरू हो गया। लूकास ने किटी को कसकर गले लगाया। नीना और माउरो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाहर खड़े सैकड़ों समर्थक जश्न मनाने लगे। बरसों की तपिश, डर, बदनामी और थकान के बाद आखिरकार सच की जीत हुई। लेकिन यह जीत सिर्फ 4 दोस्तों की नहीं थी, यह उन 23,000 से ज्यादा लोगों की भी जीत थी जिन्हें कभी युवेंता ने डूबने से बचाया था। वो लोग जो आज कहीं ना कहीं अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले बर्लिन के 4 अनजान नौजवानों ने ठान लिया था कि वो खामोश तमाशाबीन नहीं बनेंगे। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह असल जिंदगी की उस लड़ाई की झलक है जो आज भी दुनिया के कई कोनों में चल रही है। इंसानियत और कानून के बीच, हमदर्दी और सियासत के बीच। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुनिया खामोश हो जाती है तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने निकल पड़ते हैं, बिना यह सोचे कि आगे उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि यह इंसानियत, हिम्मत और इंसाफ की यह असली घटना जानने लायक है, तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।